Dear students, once again I welcome you all to our channel. Good morning sir. जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस चैनल के ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट्स के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं सो दैट आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें. सो कंटिन्यूइंग विद दैट ट्रेडिशन, टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3. जैसा कि आप सबने देखा होगा, पिछले 2 वीडियोज़ में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कई एस्पेक्ट्स के ऊपर बात किया था और पिछला वीडियो जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, हमने बात किया था इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किस तरह से हम बहुत सिंपल तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. आज हम इससे एक स्टेप आगे जा कर के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं और हमको कितना सिंपल तरीके से उसको हम बना सकते हैं. तो आइए हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो लेट द क्लास बिगिन. तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की. इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि ये आइडेंटिटीज़ हैं क्या. इसको समझने के लिए मैं आपको 2 चीज़ों के बारे में बताऊंगा. एक आप सबने वर्ड सुना होगा इक्वेशन, और दूसरा वर्ड जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो है आइडेंटिटी. आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? इक्वेशन हम एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पे जनरली हम LHS और RHS की बात करते हैं कि यूजुअली LHS इज़ इक्वल टू RHS, बट ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन हर सिचुएशन के अंदर यहाँ पे इक्वलिटी को मेंटेन करे. एट सम टाइम्स इट कैन बी नॉट इक्वल टू, तो उस सिचुएशन में हम उसको इक्वेशन कहते हैं. लेकिन जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आइडेंटिटी जो भी हमारा वेरिएबल है उसमें हर वैल्यू के लिए आइडेंटिटी हमेशा वैलिड होती है, इसलिए उसको फिर हम इक्वेशन नहीं कह करके हम आइडेंटिटी कहते हैं. अगर हम एक बहुत ही फेमस आइडेंटिटी की बात करें तो शायद हमें पाइथागोरस की बात करनी चाहिए. मैं जनरली पाइथागोरस को पाइथागोरस चाचा के रूप से बोलता हूँ. तो पाइथागोरस चाचा ने एक बहुत पुरानी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे को एक इक्वेशन दी थी, जिसके थ्रू उन्होंने बताया था कि अगर हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको हमने यहाँ पे ABC से रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे B जो है वो हमारा राइट एंगल है. जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ये साइड जो है ये वाला हम इसको परपेंडिकुलर कहते हैं. दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ द हाइपोटेन्यूस. तो किसी भी राइट एंगल के अंदर उसके डायमेंशंस चाहे कुछ भी हों, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम उसके अंदर हर केस में अप्लाई होगा ही होगा, जिसमें कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये एक आइडेंटिटी है जो कि हर सिचुएशन में किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमेशा वैलिड हो, चाहे उसके अंदर लेंथ यानी कि बेस की लेंथ, परपेंडिकुलर की लेंथ और हाइपोटेन्यूस की लेंथ हम चाहे किसी भी रूप में लें, लेकिन अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो इस इक्वेशन को हमेशा फॉलो करेगा ही करेगा. हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिनकी बात कर रहे हैं उनको यहाँ पे समझने के लिए भी हम इसी प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे. कैसे, आइए आपको बताता हूं. अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो इसके केस में हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, वेयर AB इज द बेस, BC द परपेंडिकुलर एंड AC द हाइपोटेन्यूस. अब सपोज करिए इस पूरी इक्वेशन के दोनों साइड्स को यानी कि LHS और RHS को मैं AC स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, हर एक टर्म को. ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्वांटिटी इक्वल टू 1 हो जाएगी. जैसा कि हमने पहले भी देखा है, अब देखिए
ए बी अपॉन ए सी, ए बी हमारे पास में है बेस, ए सी हमारे पास में है हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? कॉस। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी, बी सी एंड ए सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज साइन थीटा। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन करें तो ये देखिए हमारे पास ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाती है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी है, यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, इन एवरी सिचुएशन दिस आइडेंटिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। जब हम प्रूव दैट्स करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेकर के, वहाँ पे ये आइडेंटिटीज़ हमारे को बहुत मदद करती हैं। अगर हम इन आइडेंटिटीज़ को वर्कआउट करें तो हम इनको और एक्सप्लोर करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि मुझे सपोज करिए कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और यदि मैं इसमें अगर फर्दर खाली कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हम इसको लिख सकते हैं इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक छोटे से पाइथागोरस थ्योरम को हमने सिर्फ यहाँ पे एक कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड करके इस आइडेंटिटी को डिराइव किया और इसमें से ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स 1 2 3 निकाल लिया। सेम वे हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा की वैल्यू वापस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिलेशनशिप्स आपको जब आप प्रूव दैट्स करेंगे तब आपको बहुत इनकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन देखिए कितना इजीली तरीके से हमने इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर दी। तो ये थी हमारे पास पहली आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड आइडेंटिटी की। वापस से हमने वही पाइथागोरस का थ्योरम लिया है। जैसा कि हमने देखा पिछली आइडेंटिटी के अंदर हमने इस पूरी को AC स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम एक काम करते हैं, इस पूरे को हम सेकंड टर्म इस वाली BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं AB अपॉन BC का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू AC अपॉन BC का स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं। AB अपॉन BC, AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस विच इज sec थीटा। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है tan स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी आ गई जो कि हर सिचुएशन में किसी भी थीटा के लिए वैलिड रहेगी। जैसा हमने पहले कैलकुलेशन किया था यहाँ पे भी हम वही कर सकते हैं। यदि मैं खाली tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ या tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1, या अगर tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम उसी तरह से यदि हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। खाली अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर रूट। तो देखा आपने किस तरह से ये आइडेंटिटीज़ हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमने सेकंड आइडेंटिटी की बात करी और इसी में से हमने इंडिविजुअल टर्म्स को अलग से कैलकुलेट करके देखा कि किस तरह से इनके बीच में रिलेशनशिप्स क्रिएट की जा सकती है। चलिए आगे बात करते हैं आइडेंटिटी नंबर 3 की। चलिए बात करते हैं आइडेंटिटी नंबर 3 की। सेम इफेक्ट हम यहाँ पे देंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी में हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, सेकेंड आइडेंटिटी के लिए हमने BC स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब तीसरी आइडेंटिटी के लिए हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं AB स्क्वायर से। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ भी हमने किया AB स्क्वायर। तो नेचुरल बात है AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस BC अपॉन AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन AB का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन करके अब यहाँ पे देखते हैं BC अपॉन AB, BC अपॉन AB बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट, ये हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू AC अपॉन AB, AC हाइपोटेन्यूस अपॉन AB परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी यहाँ पे आ जाती है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा राइट साइड में है, तो अगर मुझे खाली कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो स्ट्रेट अवे हम निकाल सकते हैं इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से। और यदि मैं कॉट थीटा की या कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखा आपने बच्चों, यहाँ पे हमने 3 जो इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं हमने कितना आसान तरीके से इनको यहाँ पे डिराइव किया और उनसे हम इंडिविजुअल जो वैल्यूज़ हैं उनको भी हमने आसानी से कैलकुलेट करके देखा। आई एम श्योर आप इन सभी रिलेशनशिप्स को जब आप प्रूफ दैट्स करेंगे या ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस की बात करेंगे वहाँ पे आपको ये बहुत मदद करेंगी। तो बच्चों देखा आपने कितना सिंपल तरीके से हमने इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को समझा। अब अक्सर बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का आखिर यूज़ क्या है, क्या कहीं ये हमारे को कहीं काम आने वाला है। तो मैंने काफ़ी सारा सर्च करके आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। मैंने कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में यहाँ पे एक नोट बनाया है जहाँ पे आप देखिए कहाँ कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जा सकता है। देखिए आर्टिस्ट, अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आपको नेचुरल फ्लोज में चीज़ों को बनाने के लिए, अलग अलग शेप्स को ड्रॉ करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स को प्रॉपर स्टेबिलिटी देने के लिए आप देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स हैं, तो उनको प्रॉपर स्टेबिलिटी देने के लिए डेफिनेटली आर्किटेक्ट्स को ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। एस्ट्रोनॉमी, ये एक ऐसा फील्ड है जो आज न जाने हमारे पास इसके बारे में कब से इन्फॉर्मेशन है। 2 स्टार्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है या प्लेनेटरी डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं तो वहाँ पे भी ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे को काम में आती है। कार्टूनिस्ट, आपने कई सारी मूवीज़ देखी होंगी,
बच्चों को पसंद है मूवीज़ लाइक श्रेक, जैसे कि मूवीज़ लाइक मार्वल, उन सब के अंदर जो कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं उन कैरेक्टर्स का बॉडी टू का जो शेप का जो रेशियो है उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर बड़े होकर के एनिमेशन में जाना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली आपको वहाँ पे काम आएगा। कार्टोलॉजी, जब हम मैप्स बनाते हैं, आजकल आप देखिए हम लोग कितना ज़्यादा जीपीएस वगैरह का यूज़ करते हैं, मैपिंग का यूज़ करते हैं, तो उन सभी मैप्स को ड्रॉ करने में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज़ किया जाता है। क्लीन एनर्जी, आज आप देखिए हमारे पास में बड़ी बड़ी विंड मिल्स हम लगाते हैं। विंड मिल्स में इसको जो हमारे विंड मिल्स के जो पेन्स होते हैं उनको किस तरह से डिज़ाइन किया जाए, वहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। फॉरेंसिक्स, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। कोशिश की जाती है कि भी बुलेट कहाँ से चली है, कौन से एंगल पे गई होगी, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे कैसे लोग आए होंगे, कैसे गए होंगे, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। डिजिटल इमेजिंग की बात करते हैं, कई सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी जैसे जुरासिक पार्क वगैरह, वहाँ पे जो डायनासोर्स को रिक्रिएट किया गया है वहाँ पे भी आपको डिजिटल इमेजिंग के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। फायर फाइटिंग, आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि फायर फाइटिंग के लिए पानी को किस एंगल पे, हवा का डायरेक्शन देख करके पानी को किस एंगल पे फेंका जाए ताकि आग को जल्दी से जल्दी बुझाया जा सके, वहाँ पे भी ये ट्रिग्नोमेट्री काम में आती है। म्यूज़िकल नोट्स, आपको पता है साउंड जो है एक वेव है और यहाँ पे हम साउंड को हम साइन और कोसाइन वेव्स की तरह से उनको ट्रीट करके पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली म्यूज़िकल नोट्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। ऑयल ड्रिलिंग, एक बार यदि आपने डिस्कवर कर लिया है कि ज़मीन के अंदर ऑयल कहाँ पर है तो उसको कितना हम मिनिमम वेस्टेज के थ्रू मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें, उसके लिए भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। और अक्सर ज़्यादातर बच्चों का ड्रीम होता है पायलट बनना, लेकिन आपको याद दिला दूं, यदि आप एक अच्छा और सक्सेसफुल पायलट बनना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपका नॉलेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर मैन्यूवरिंग के लिए, प्लेन को सही तरह से उड़ाने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके अलावा कई सारे फिजिशियंस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, जैसे कि खास करके अगर हम बात करें तो रेडियोलॉजिस्ट वगैरह, तो उनको भी ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है कई सारे बॉडी के कैलकुलेशंस करने के लिए, एनालिसिस करने के बाद में। फॉरेस्ट रेंजर्स, फॉरेस्ट की हेल्थ कैसी है, आजकल हम लोग सब जने एनवायरमेंटली सेंसिटिव हो चुके हैं, हम जानना चाहते हैं कि फॉरेस्ट कवरेज एरिया को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम प्लांट्स को उनकी हाइट वगैरह कितनी होगी, तो उसके लिए रेंजर्स को भी ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया था म्यूज़िकल नोट्स में साइन और कोसाइन वेव्स का, वैसे ही सेलर्स जो होते हैं उनको भी ये साइन और कोसाइन वेव्स को देख करके वो डिसाइड करते हैं कि सी में उनको कब जाना है, कब निकलना है, कब तूफ़ान के आने की आशंका है, तो सेलरिंग के अंदर भी इसका ज़रूरत पड़ता है। और टिम्बर इंडस्ट्री में पेड़ों को जब कट किया जाता है तो पेड़ों को कौन से एंगल पे कट किया जाए ताकि वो किसी दूसरे पेड़ को नुकसान ना पहुंचाए या दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए। तो देखा बच्चों आपने, ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। तो बच्चों आई एम श्योर आपको ट्रिग्नोमेट्री के इस चैप्टर के अंदर काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, एंड आई एम श्योर कि आपको ये सभी पार्ट्स जो हैं वो बहुत पसंद आए होंगे। यदि आपको ये पसंद आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल गुड मॉर्निंग सर को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।